बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है और आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान का और 77वीं आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न आज़ादी को खुशियों को दोबाला किया है अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान के लिए 206 ममालिक जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहे थे उसमें गोल्ड मेडल हासिल कर कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। साथ साथ क्योंकि इसमें मैं जरूर बात करूंगा भारत के हवाले से कि भारत का 117 रुकनी दस्ता गया था, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 7 रुकनी दस्ता जो है पेरिस ओलंपिक्स में था। लेकिन जो नंबर पेरिस ओलंपिक्स में रहा है पाकिस्तान का वो 62 रहा है, जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें जो 117 रुकनी दस्ता था उसका 71 जो है नंबर रहा है पेरिस ओलंपिक्स में। गो के इस पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका ने कामयाबी हासिल की, 40 गोल्ड हासिल कर कर। लेकिन दूसरी तरफ जो खुशियों के अंबाल लगाए ना अरशद नदीम ने 14 अगस्त के लिए और 77वीं जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं उसको दोबाला कर दिया है। और इस दोबाला करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं, हमारे साथी रहते हैं, हमारे साथ ही हमेशा प्रोग्राम में मौजूद भी रहते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ है, मौजूद हैं इस जश्न आज़ादी स्पेशल शो में, और उनके साथ साथ मौजूद है इकबाल मेमन साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और साथ साथ अमेरिका से हमेशा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहते हैं नईम मुल्क साहब, अगर उनके हवाले से बात करें वहां कोचिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ वहां पर डोमेस्टिक सतह पे क्रिकेटर्स को सिखा भी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका में। और साथ साथ हमारे साथ जिस तरह ये दो मेहमान है, इसी तरह नईम मुल्क साहब भी हमारे साथ हमेशा की तरह टेलीफोन लाइन पर जो है अमेरिका से मौजूद होते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हमारे साथ वो मौजूद थे। और साथ साथ है जिस तरह वो अपनी तज्जिया पेश करते हैं वो सबके सामने, और उनके तज्जिए जावेद इकबाल भट्टी के तज्जिए, इकबाल मेमन साहब के तज्जिए, जो भी हमारे पास यहाँ पर गेस्ट आते हैं उनके तज्जिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उसकी व्यूवरशिप जब है सामने आ रही होती है वो हम देख रहे होते हैं। और साथ साथ है और बहुत से ऐसे प्लेयर्स के हवाले से भी हम आवाज़ उठाते हैं कि उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्या उसके अंदर टैलेंट नहीं है, क्या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि इसका कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है हमें भी, क्योंकि पाकिस्तान की जब 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ तो उसमें 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जिनके लिए हम आवाज इसी प्लेटफॉर्म से उठाते थे। नईम मुल्क साहब आवाज उठाते थे, जावेद इकबाल भट्टी उठाते थे, इकबाल मेमन साहब उठाते थे, और दीगर जो हमारे पास यहाँ तज्जिया निगार आते थे वो उठाते थे। चलते हैं सबसे पहले नईम मुल्क साहब की तरफ ही। और नईम मुल्क साहब है, आप हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और 77 जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और साथ साथ इस जश्न आज़ादी को दोबाला कर दिया है हमारे अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के अंदर। जी, पहले तो आपके जो जितने भी मेहमान बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम, और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी दी मुबारक। अरशद नदीम ने जो काम किया सर, वो तो मेरे ख्याल से वो सेंचुरी ऑफ द स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान का। उसको तो पाकिस्तान में सोने में तोलना चाहिए। बिल्कुल सोने में तोला जा रहा है इस वक्त अरशद नदीम को। जी सर जी, उसने तो गोल्ड मेडल लिया है, लेकिन उसूली तौर पे आप देखें तो इतना बड़ा कारनामा किया उसने कि इतने सारे मुल्कों में से उसने एक पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री है। आज तक किसी ने भी गोल्ड मेडल टीम के तौर पे तो हमने कभी कभी हॉकी में जीते, काफी इंफरादी कारकर्दगी में हमने कभी नहीं हासिल किया था 77 ईयर्स के अंदर। तो वो तो मेरे हिसाब से वो तो सेंचुरी ऑफ द स्पोर्ट्समैन होना चाहिए पाकिस्तान का। और अभी मैं सुन रहा था कि उस पे टैक्स वगैरह का भी होगा, तो उसको तो सारी चीजों से मुस्तस्ना होना चाहिए। और मतलब उसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है नदी, उसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं बनते सर। चले जो कारनामा अरशद नदीम ने दे दिया है, कर दिया है, और शायद हिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान की। और हिसाब से तो वो हिस्ट्री है, बिल्कुल हिस्ट्री है। नहीं मुल्क साहब हमारे साथ ही रहिएगा। छोटे छोटे मैं जश्न आज़ादी के हवाले से दोनों साहिबान से भी बात कर लूँ, उसके बाद वापस हम आते हैं अपने स्पोर्ट्स सेगमेंट के ऊपर। और जहां पर इस वक्त पाकिस्तान शाहीन और इस वक्त साथ साथ अगर हम देखें तो बांग्लादेश ए के दरमियान मैच जारी है, और जिस तरह मैच में कारकर्दगी है जिन खिलाड़ियों के हवाले से वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी आपकी तरफ और आता हूँ, और जिस तरह नईम मुल्क साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे हैं, और फिर आप हमारे साथ यहाँ हमेशा स्टूडियो पे होता है इकबाल मेमन साहब, क्या कहेंगे आज जश्न आज़ादी के मौके पर 77 जश्न आज़ादी, आज हम स्पेशल शो भी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहन भाई। सबसे
सबसे पहले तो जितने भी हमारे नाजरीन और वीनस को जितनी भी टीम इन सब की तरफ से जो है जो हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको जो है हमारा 77वां जो है यौम आज़ादी मुबारक हो। और भरपूर तरीके से जो है यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। और देखिए सुबह ही आपको पता है कि इस्लामाबाद में और चारों सूबों में जो तोपों की जो सलामी दी जाती है 14 अगस्त के दिन, वो सारा करने का फिर आपको पता है कि परचम कुशाई भी हो रही है। पूरा मुल्क झूम रहा है जश्न आज़ादी के सिलसिले में। और फिर जिस तरीके से आपने अरशद नदीम की बात की, अरशद नदीम ने जो है आपको इस जश्न आज़ादी में एक नई रूह, एक नई जान डाल दी है। और जिनको नहीं भी पता था वो भी बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे हैं जश्न आज़ादी में। कई बच्चे जो होते थे वो सोए होते थे सुबह को, लेकिन अरशद नदीम की वजह से जो है तमाम स्पोर्ट्समैन हैं अब जो देखे सुबह को हर कोई, कहीं जहाँ भी आप तकरीब देखें आपको यंग जनरेशन भी नज़र आएगी। बच्चे भी खुशियों से बिल्कुल लहलहा रहे हैं रोडों पे। देखें जब आप आ रहे थे स्टूडियो, मैं आ रहा था, क्या हाल था रोडों पे, क्या जश्न का समा बिल्कुल था। जश्न का समा इस वक्त मौजूद है कराची की सड़कों पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर इस पर जश्न का समा है। और इस जश्न के समय में हमारे साथ स्टूडियो में इकबाल मेमन साहब, इकबाल साहब है जश्न का तो समा है और दुबाला किया अरशद नदीम ने। लेकिन मैं देख रहा हूँ जहाँ पर पाकिस्तानी परचम, कायद आजम की तस्वीर, पूरे अल्लामा इकबाल की बैजेज और मुख्तलिफ जो बैजेज है यहाँ पर लोग खरीदते हुए मुझे जो नजर आए हैं। और साथ साथ अरशद नदीम के भी बैजेज इस वक्त मार्केट के अंदर आम हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड उनकी नजर आ रही है और बहुत ज्यादा सेल होते हुए भी उनकी जो इस वक्त बैजेस जो लगा रहे हैं लोग, उनकी भी तस्वीरें अपने साथ जो है बैजेस को लेकर अपने सीने पे लगा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये तो बहुत जबरदस्त बात है और मैं समझता हूँ कि मैं एंडोर्स करूंगा नईम साहब की बात कि जो है वो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इनको मिलना चाहिए। और नईम साहब आपने बहुत जबरदस्त बात कही है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए और ना कि सिर्फ जो है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के हिसाब से जो हमारे स्टैंप्स हैं पोस्ट ऑफिस में जो होते हैं वो निकालने चाहिए। हमने देखा है कि जो ग्रीस है, यूनान जो है, वो स्पोर्ट्समैन को बहुत ज्यादा तरजीह देता है और अपने स्टैंप्स में जो है ना सबसे ज्यादा वो स्पोर्ट्समैन को तरजीह देता है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जो ये अरशद नदीम है उन्होंने तो हमें मतलब बहुत ऊंचाई पे ले गए और इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है और जो मेडल्स है उसमें गोल्ड मेडल में हम जो है इंडिया से भी ऊपर है। तो हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है और इतनी खुशी जो है मैं समझता हूँ कि 77 इयर्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 2017 में जीता, 2009 में जीता और स्क्वॉश में हमने बहुत सारे चैंपियनशिप जीती। लेकिन ये ओलंपिक्स की बात ही अलग होती है। यहाँ पे जो है तकरीबन 200 से ज्यादा जब ममालिक आते हैं और कम्पीट करते हैं और वहां पे अरशद नदीम, और मैं देख रहा था कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्पेशली जो फिनलैंड है, उसके 3 खिलाड़ी खेल रहे थे वहां पे और उनकी बॉडीज देख के और मुझे तो थोड़ा सा खौफ भी था, एक एंग्जाइटी भी थी। लेकिन अरशद नदीम ने करके दिखा दिया कि नहीं भाई, इससे कुछ नहीं होता, ये तो मेहनत और लगन से होता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का हर बच्चा अब उसको सोचना चाहिए कि जब इतनी लगन जो अरशद नदीम ने दिखाई है, वो बच्चा अगर यही लगन के साथ अपनी पढ़ाई भी करे, स्पोर्ट्स में भी आए और स्पोर्ट्स को एक बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, आज 14 अगस्त के हिसाब से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है स्पोर्ट्स के जो है ना वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये बड़ी खुशहाल बात है और एक नया जोश, एक नया वलवला जो है और एक नई एनर्जी जो है, एक नया फ्यूल जैसे जो है ना पूरे मुल्क में आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे मौके आते रहे और जिस तरह हमारे एक सरबराह ने जिक्र किया है कि जो नेक्स्ट हमारा ओलंपिक्स है उसमें हर प्रोविंस का एक गोल्ड मेडल होना चाहिए कम से कम। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि स्पोर्ट्स पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखें हमारा जो नाम ऊंचा होता है वो ज्यादातर स्पोर्ट्स में ही होता है। अगर हम 77 साल को देख के 52 का जो हमारा ओवल ग्राउंड पे क्रिकेट हमने जीती थी लखनऊ में, जो है हम इंडिया के खिलाफ जीते थे, तो ये हम उसी जमाने से इसी स्पोर्ट्स की आपने बात की है इकबाल मेमन साहब, तो 555 मैचेस का जो जहांगीर खान का रिकॉर्ड है शायद वो भी एक हिस्ट्री है, वो भी शायद कोई ना तोड़ पाए। एग्जैक्टली, वो जब कोई ऐसा रिकॉर्ड जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और जहांगीर खान का है
और इनके जो पीछे हाशिम खान थे वो उनका नाम है। तो ये हमारे खिलाड़ी जो है स्क्वॉश में तो खैर हमने बिल्कुल जो है बिल्कुल राज करते टोटल रहे, कर दिया था, हर बिल्कुल किसी राज को करते रहे। ऑस्ट्रेलिया इकबाल करीब आ साहब, सकता नईम है। उल हक साहब की तरफ चलते हैं। नईम साहब, खुशी इस बात की है कि जेवलिन थ्रो को शायद पाकिस्तान में कोई इस तरह नहीं जानता था, लेकिन अरशद नदीम ने शायद ये बता दिया कि जेवलिन थ्रो भी एक खेल है एथलेटिक्स का, और उस पर प्लेयर से बाकायदा हिस्सा भी लेते हैं। अब हर नौजवान और हर खवातीन ऐसा लगता है कि जेवलिन थ्रो को फेंकती हुई जरूर दिखाई देंगी। जी बिल्कुल। इससे पहले ऑनेस्टली मुझे भी बहुत ज्यादा इल्म नहीं था जेवलिन थ्रो का। पता तो था मुझे कि ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी कोई हीरो है। अरशद नदीम मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा हीरो है कि वो इतना अच्छा है कि वो ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद थोड़ा सा पता चला कि अरशद नदीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। उसने वहाँ पे गोल्ड जीता, फिर उसके बाद उसने ओलंपिक क्वालिफाई तो उसने लास्ट टाइम भी किया था ओलंपिक में, आई थिंक वो नंबर 5 पे आया था। तो उसके बाद इस दफा तो उसने कमाल भी कर दिया। तो मेरे हिसाब से अब गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए तो तमाम खेलों पे तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि पूरा पाकिस्तान जो जेवलिन थ्रो पे आ जाए। तो हमारी हॉकी भी है, हमारी स्क्वॉश भी है, अब मेरे ख्याल नेक्स्ट ओलंपिक से क्रिकेट भी आ जाएगी, टेबल टेनिस भी मौजूद है, जी टेबल टेनिस मौजूद है, स्विमिंग पे दोबारा तवज्जो देने की जरूरत है, बॉक्सिंग पे तवज्जो देने की जरूरत है। बॉक्सिंग में भी हमने टाइटल हासिल किए हुए हैं माजी में। पैसा खर्च करें, पैसा लाएं, प्रोफेशनली उस निचली सतह पर खेलें। अपने स्टेट लेवल पे सारे गेम जो है प्रोफेशनली तौर पे होने चाहिए, ताकि जो भी इस फील्ड में आता है उसका कम से कम फ्यूचर तो सेफ हो ना, कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, उसको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हो। हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए ना। अब एक उसने जीत लिया तो मतलब जाहिर है बहुत बड़ी चीज है, पूरा पाकिस्तान इस पे खुश है। बखौल आपके और हम सब के, जो उसने 14 अगस्त को एक यादगार बना दिया, पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म का तोहफा दिया। लेकिन हमें सारे गेमों पे तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ये जेवलिन थ्रो पे आ गया तो बस अब पूरा पाकिस्तान जेवलिन थ्रो ही करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ नईम उल हक साहब देखें, अलमिया हमारा के कौमी खेल हॉकी है और 12 साल हो चुके हैं हॉकी में हम क्वालिफाई नहीं कर सके ओलंपिक्स में। ये आप समझते हैं कि जहां पर हम दीगर खेलों पर तवज्जो देंगे वहां तक कौमी खेल हॉकी को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ नईम उल हक साहब मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं कल से और पिछले तकरीबन 3-4 दिन से मैं मुसलसल मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर जा रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस के मुझे कहीं पर भी हॉकी के इवेंट होते हुए दिखाई नहीं दिए, सिवाय KHA हॉकी क्लब के अंदर, जहां पर जो है स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जहां पर हॉकी के एक इवेंट मुनक्किद हो रहा है। लेकिन वहां पर भी मैं देख रहा हूं कि ओवर एज जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हुए वहां नजर आ रहे हैं। नौजवान यूथ हमारी बहुत कम नजर आ रही है। आप समझते हैं कि यहाँ पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, और साथ साथ जब जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ गेम रखे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हॉकी नहीं शामिल है, तो आप समझते हैं मुकम्मल नहीं होता है अगर हॉकी नहीं है तो कहीं पर भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल। सर जी, इतना अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान हॉकी में क्या नाम था, पाकिस्तान में कैसे कैसे प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। मतलब आप देखें ना, अगर आप उन नामों पे गौर करें, इस्लाहुद्दीन, शहनाज शेख, शहबाज सीनियर, हनीफ खान, वसीम फिरोज, बहुत से ऐसे प्लेयर, नासिर अली। मैं ये बात कर रहा हूँ तकरीबन 20-25 साल पहले, जब मैं अभी भी जाता हूँ खैर पाकिस्तान में रेगुलर, लेकिन मैं कस्टम अकेडमी भी जाता था। तो हनीफ खान बच्चों को, मोहम्मद अली जो है अभी जूनियर के हेड कोच भी रहे हैं, वो वहां पर कस्टम पे सिखाते भी रहे। जी, मैं मोहम्मद अली, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। और मतलब इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हम हॉकी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो पहले होता ये था कि सर जो हॉकी खेलता था, तो कैसे क्वालिफाई करेंगे नईम उल हक साहब, कैसे क्वालिफाई करेंगे? एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है, जश्न आजादी का, वहां पर हम देख रहे हैं कि कोई हॉकी का इवेंट नहीं रख रहे वो लोग। अलमिया तो इस बात का है। सर मैं उसी तरफ आ रहा था कि पहले आपके पास जॉबें होती थी, सिक्योर होती थी आपकी जॉब। अभी बैंक, नेशनल बैंक, PIA, रेलवे, PWD, पाकिस्तान कस्टम, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान कस्टम और PIA की होती थी। तो लोगों को नौकरियां मिलती थी, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोगों को हायर करते थे। अब तो आपने मतलब ऐसा कर दिया ना कि किसी की जॉब ही नहीं है, तो बेचारा किस तरह वो
टीम को चले इसी पे मैं थोड़ा सा जावेद साहब से भी होंगे। बात कर लूं। जावेद साहब, हॉकी हमारा कौमी खेल है, अलमिया ऐसा है कि कहीं पर भी मुख्तलिफ इवेंट्स में पिछले एक हफ्ते से कवर कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी सिवाय के मुझे कहीं हॉकी होती हुई दिखाई नहीं दी। मोहन भाई, यही जैसे भी मुनीर भाई आप बात कर रहे हैं, ये अलमिया है हमारी हॉकी का, ये रिवाइवल हो ही नहीं रहा। लेकिन ये देख लें कि जहाँ भी आप चले जाएं, जितने भी जश्न आज़ादी के हवाले से मैं भी कई जगह गया हूँ, वहाँ हॉकी का तो नामो निशान ही नहीं है। और भाई जब तक आप जो है आप सीनियर ये जो ओलंपियन बने फिरते हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जब तक आप उनसे नहीं निकलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है बिल्कुल सिंसियर होकर हॉकी की तरफ नहीं देखेगी, तो ये हमारा जो है हॉकी गेम है ये वहीं खड़ा हुआ है। भाई 12-13 साल से हम अंदाज़ा कर लें कि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई राउंड ही नहीं क्रॉस कर सकते। भाई ये कैसे होगा, कब ये मुमकिन होगा? इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अभी मुनीर भाई जैसे बात कर रहे थे अरशद नदीम की, और उनको इनकी बात तो बिल्कुल, लेकिन जब मुनीर भाई वहाँ थे, अमेरिका में थे, जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी ने भी एक गोल्ड मेडल जीत लिया है, और दयारे गैर में रहने वाले जो हमारे और भाई हैं, उनके ज़ाहिर मुनीर भाई के तो सबके साथ ही मिलना जुलना होगा, उनके क्या तासुरात है, उनके जज्बात भी मुनीर भाई से हम लेंगे। चलिए वो तो बाद में पूछेंगे। इकबाल मेमन की तरफ चलता हूँ। इकबाल मेमन साहब, सर, अगर बात कर लें हम, क्योंकि अगर हॉकी का जो, क्योंकि आप भी माजी में हॉकी को काफी फोकस करते रहे हैं और स्कॉच के साथ साथ, क्या आप समझते हैं जिस तरह मुनीर साहब, नईमुल हक साहब हमारे साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि 1988-80 का अशरा अगर हम देख लें तो हम उरूज पे थे हॉकी पे, फिर अलमिया ऐसा रहा कि हम 95 के बाद हम शायद हमारी हॉकी जो है नीचे की तरफ जाती दिखाई दी। बिल्कुल वो उरूज चली गई। और मसला ये है कि शहजादा, जब तक जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी अरबाब अख्तियार हैं, उनके अंदर जो, एक तो जावेद साहब ने कहा कि सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, ये चीज़ें अगर नहीं होंगी ना तो वो किसी काम के नहीं है, कहीं पे भी बैठे हो। जब तक ये सिंसियरिटी नहीं होगी उस गेम से जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, वो ऑनेस्टी नहीं होगी, वो सच्चाई नहीं होगी, तो ये चीज़ें फिर नज़र नहीं आएंगी। ये नज़र आएंगी तब जब आपके अंदर सच्चाई होगी, फिर दूसरी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। ठीक है ना? हम हर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट है, स्क्वॉश है, जब तक ये अरबाब अख्तियार जो है ये इनके अंदर सच्चाई नहीं होगी, ये किसी गेम को फलने फूलने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। ये अरशद नदीम की अपनी मेहनत है जो यहां तक आया, फिर उसके साथ लोग चिपक गए हैं कि भाई अब तो ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, तो वो उसके साथ आ गए। लेकिन असल में तो उसकी अपनी मेहनत है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ सच्चे लोग उसके साथ हों जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। यही चीज आपको हॉकी के अंदर नजर आ रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जानबूझ के आप हॉकी को इतना दबा क्यों रहे हैं जब आपकी नेशनल गेम है। तो दूसरी बात यह कि देखें, ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो हॉकी को देखते हैं, उनके ऊपर जो उनको सेलेक्ट करते हैं उनको भी ये चीजें जहन में होनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान का एक परचम है, पाकिस्तान का एक नेशनल गेम है, और उसको आपने फिर जब नेशनल गेम उसको बनाया है, चुना है, तो फिर आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो ये चीजें जो है, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक सिंसियरिटी नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी इन लोगों में, तो ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल नजर नहीं आई। नईमुल हक साहब, कुछ देर केवल जावेद साहब कह रहे थे कि वहाँ क्या तासुरात हैं पाकिस्तानी भाइयों के अमेरिका के अंदर जीत पर, और साथ साथ क्योंकि अमेरिका ने ये पेरिस ओलंपिक का टाइटल जीत लिया है और जहाँ पर 40 गोल्ड उन्होंने हासिल किए, 191 उन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं, इस इवेंट के अंदर टॉप पर रहे हैं। वो क्या कहेंगे वहां पर, क्योंकि एक तो खुद है आप अमेरिका में मौजूद है, अमेरिका की टीम ने जो है ये टाइटल भी जीता हुआ है पेरिस ओलंपिक्स का, और फिर पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम की क्या ख्वाहिशात थे वहां पर लोगों के? सर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। मेरे बेटा है, साद उलग उसका नाम है। तो जब ये ऑलमोस्ट फाइनल की तरफ आ गए थे हम लोग, और उसने 92 पॉइंट कितना 97 उसने जब वो थ्रो की थी, तो मैं इतना एक्साइटेड था, मैं क्योंकि मेरा घर ऊपर नीचे है, तो मैं ऊपर था, मैं इसको देख रहा था, टीवी पे वॉच कर रहा था। फिर मैं जब उसने किया तो मैं मतलब आप सोच नहीं सकते मैं कितना चिल्ला के नीचे आया हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरा बेटा साद और
बेटी मेरी जो थी जोहा, वो लोग पीछे नाश्ता कर रहे थे या कुछ खा पी रहे थे, आई एम नॉट श्योर। तो फिर जब उसने, मेरे बेटे ने अपनी अम्मी को एक्सप्लेन किया है ना कि मामा, कि तुम्हें पता नहीं कि गोल्ड जीतना कितनी बड़ी बात होती है, उसको मतलब जाहिर है वो इंग्लिश ज्यादा बोलता है, तो वो कह रहा था कि इतने मतलब कंट्रीज होती हैं उसमें गोल्ड जीतना, इतना खुश था वो कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ बॉर्न हुआ है, मैंने उसको बताया बेटा देखो पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इंतहा मतलब इतने खुश थे यहाँ पे, हम आप तो प्राउड हो गए सर। यहाँ पे पाकिस्तान को जानता कौन है, क्रिकेट होती है तो कोई मतलब यहाँ क्रिकेट का इतना है नहीं। लेकिन नईमुल हक साहब है, बड़ी अच्छी मिसाल तो आपने दे दी है, लेकिन आपने कहा कि जानता कौन था पाकिस्तान को, लेकिन कम से कम पेरिस ओलंपिक्स में 206 ममालिक शिरकत कर रहे थे अब, लेकिन 206 ममालिक कम से कम पाकिस्तान को जानते हैं अरशद नदीम की वजह से। वही मैं कहने वाला था कि सर उसने तो इतना हमारा सर पकड़ से बुलंद किया है कि आई एम प्राउडली से, जब वो पाकिस्तान का नाम आता है, जरा उसकी पेरिस ओलंपिक की वो तो देखे, एक उन्होंने तस्वीर शाया की है आखिर में ना, पिक्चर, उसमें उसकी पिक्चर भी है बिल्कुल अपने अरशद नदीम की। ओह वाओ, दैट्स अ प्राउड मोमेंट। उन्होंने बेस्ट जितने भी प्लेयर्स थे, उन्होंने अपनी वो जो तस्वीरें हैं पेरिस ओलंपिक्स की, उन्होंने आवेजा की हुई है अपने उस पेज के ऊपर। हाँ सर, वो देखे ना, अभी उन्होंने एक बड़ी स्पेशल तस्वीर भी है, अब आप बहुत वायरल हो जाएगी इंशाल्लाह वो, और उसमें अरशद नदीम ग्रीन जर्सी पहन के, वाओ वाओ अमेजिंग, ड्रीम कम ट्रू। ये तो बिल्कुल ऐसा था, ड्रीम कम ट्रू हो गया था कि यार चलो पाकिस्तान ने भी कुछ किया। जबरदस्त सर, दोनों हाथों से नदीम अरशद को सलूट। बिल्कुल, दोनों हाथों से नदीम अरशद नदीम को सलूट करने का दिल करता है। और हम बिल्कुल जिस वक्त वो कराची तशरीफ लाएंगे तो यकीनन मेरी कोशिश होगी कि अपने शो पे भी उनके मधु करूं। इससे कबल भी वो जब कॉमनवेल्थ गेम्स में कामयाबी हासिल कर आए थे तो हमारे पास आए थे, और इंशाल्लाह हमारी अभी भी कोशिश होगी कि अरशद नदीम हमारे शो पे मौजूद हो। और दूसरी तरफ हम बात कर लें, यहाँ पर नईमुल हक साहब है, तो सीरीज स्टार्ट होने वाली है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और हम काफी आवाजें अपने शो के अंदर 2-3 क्रिकेटर्स के हवाले से उठाते रहे हैं, और हुरैरा के हवाले से हमने काफी बातें की, मोहम्मद अली के हवाले से हमने काफी बातें की, और इस वक्त वो टीम में मौजूद हैं। और साथ साथ क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो T20 सीरीज पाकिस्तान शाहीन की खेली जा रही है, जहां पर तस्मानिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जो है 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश ए के दरमियान जो है 4 रोजा मैच खेला जा रहा है, और 9 विकेटें आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने हासिल कर ली हैं। इस 9 विकेटों में नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, साथ साथ मीर रमजान ने उनका भरपूर तौर पर साथ दिया। 3 विकेटें मीर रमजान ने हासिल की हैं, 2 रमीज जूनियर ने हासिल किए हैं, और 1 विकेट मोहम्मद अली के हिस्से में आई है। आप समझते हैं पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक, जिस किस्म की विकेटों की बात हो रही है ना, तो इस वक्त 8 विकेटें पाकिस्तान के तेज बॉलर्स ने हासिल की हैं, और 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर 6 फास्ट बॉलर टीम में शामिल है। हम नफसियाती दबाव शायद डाल रहे हैं फास्ट बॉलिंग का बांग्लादेश के ऊपर, ऐसा लग रहा है आपको? सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। नहीं मुल्क साहब, दोबारा मैं वो सवाल कर लेता हूं आपसे कि पाकिस्तान है शाहीन, और यहां पर अगर हम देखें तस्मानिया के खिलाफ मैच खेला गया T20, जहां पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की 5 विकेटों से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश के दरमियान जो है 4 रोजा मैच का आगाज हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीता और आज उनके 9 खिलाड़ी आउट हो गए। नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, मीर हमजा ने 3 खिलाड़ी को आउट किया, नसीम शाह ने 3 को आउट किया, रमीज जूनियर ने 2 खिलाड़ी को आउट किया, और 1 विकेट मोहम्मद अली के हिस्से में आई है। और आप समझ रहे हैं मेरा बेसिकली मकसद यह है कि हमने फास्ट विकेटें तैयार की इन 4 रोजा मैच में। हम नफसियाती बर्तरी के साथ बर्तरी डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश को, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 फास्ट बॉलर्स हमने पाकिस्तान मेन टीम के अंदर रखे हैं। ये बिल्कुल होना भी चाहिए। आपको जो आपकी स्ट्रेंथ हो, अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है या आपकी स्पिनर स्ट्रेंथ है, तो आपको उसी पे जाना चाहिए ना। मसला तो यही है ना, हम जब पता नहीं विकेट्स बनाना हम कब सीखेंगे। तो अगर हमारी स्ट्रेंथ, अब तो ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर हमारे पास मौजूद है, अब तो विकेटें ही विकेटें, तेज विकेटें बनती दिखाई देंगी। सर अच्छा है ना, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें। आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, आपके पास नसीम शाह है, आपके पास मीर हमजा है, आपके पास शाहिन शाह अफरीदी है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के पास बहुत सारे अच्छे तेज बॉलर हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर है तो बिल्कुल आप अच्छी विकेट्स बनाएं, बेस विकेट बनाएं।
ऐसा ना बनाए कि पता चला कि मैच 2 दिन में खत्म हो जाए, तो ऐसा ना करें, अच्छी विकेट बनाए, थोड़ा बहुत सी विकेट हो, बैट्समैन को भी पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए, बॉलर्स को भी पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए, स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, चलें इस टाइम हमारी फास्ट बॉलिंग है तो यकीनन हमें फास्ट बॉलिंग के लिहाज से विकेटें तैयार करनी चाहिए। गो के अभी 4 रोजा मैच में तो पहले दिन यही कुछ होता रहा है कि फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी विकेट है। जावेद साहब है, हम काफी आवाजें अपने नौजवान प्लेयर्स के लिए उठाते रहे हैं, 4 रोजा मैच है खेला जा रहा है, लेकिन हमने एक प्लेयर्स के हवाले से काफी आवाज उठाई है, मेहरान मुमताज है, पाकिस्तान को डिजर्व करते हैं, इतनी जबरदस्त कारकर्दगी है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आज जो 4 रोजा मैच का आगाज हुआ, मेहरान मुमताज को टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऐसा लगता था कि फास्ट विकेट बनाएगी और फास्ट बॉलर्स ने विकेटें भी हासिल कर ली हैं। शायद सही फैसला रहा मेहरान मुमताज को ना खिलाना आज के मैच में। नहीं मोहन भाई, मैं इससे एग्री नहीं करता कि मेहरान मुमताज को ना खिला के कोई अच्छा फैसला किया है। भाई यही तो मैचेस होते हैं जहां आपने जो बच्चे आते हैं, ग्रूम होकर आते हैं, आपने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का जो तजर्बा देना होता है, इन्हीं मैचेस से तो देना होना, इन्हीं साइड मैचेस में ही तो उनकी कारकर्दगी से आपको पता चलता है कि आया वो टेस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसमें पोटेंशियल जो होती है वो बड़ी टीमों के इंटरनेशनल मैचेस में नजर आती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो है इंतजामिया ने या जो भी मैनेजमेंट ने जो है ये बिल्कुल गलत फैसला किया। ठीक है, फास्ट बॉलर आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ, पहला दिन चला है उनका, उसके बाद जब वो पलट कर खेलेंगे उनके बाद भी फास्ट बॉलिंग है। लेकिन ये देखिएगा, आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ फास्ट ट्रैक है, बांग्लादेश के स्पिनर भी यहाँ जो है ना आपको जो बॉल करते हुए नजर आएंगे ना, तो उनकी क्लास का पता चलेगा। ये जो है ये बहुत ज्यादती हुई है कि मेहरान मुमताज को जो है 4 रोजा मैच पहले चले मेहरान मुमताज को 4 रोजा मैच में शामिल नहीं किया गया। इकबाल मेमन साहब, अगर हम देखें तो विकेट फास्ट थी, शायद इस बेस पर मैनेजमेंट ने मेहरान मुमताज को टीम में शामिल नहीं किया। पहले दिन 9 विकेट के 9 फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की हैं इस मैच के अंदर, और लेकिन हम बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है मेहरान मुमताज की, और यकीनन जावेद साहब भी कह रहे हैं कि गलत फैसला है कि यही मौके होते हैं कि नौजवान खिलाड़ी को हम मौका दें। यहाँ पर आपने मेहरान को मौका नहीं दिया, आपने सिर्फ जो मेन टीम है पाकिस्तान की उसमें भी सिर्फ एक स्पिनर्स रखे हैं, इब्रार अहमद को, जबकि बांग्लादेश के देखें तो हम बांग्लादेश के 2 स्पिनर्स टीम के साथ आए हैं यहाँ पर, और उसमें 2 स्पिनर्स ऐसे हैं कि उन्होंने दोनों के स्पिनर्स ने दूसरी टीमों के जो है अगर हम देखें तो विकेटों के अंबार लगा दिए अपनी जानिब से ले लेकर। तो आप समझे प्रेशर पाकिस्तान पे भी स्पिनर्स का होगा बांग्लादेशी? डेफिनेटली होगा। और देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया की जो फास्टेस्ट पिचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में, इवन ओवल इंग्लैंड में, और वहाँ पे भी वो स्पिनर्स खिलाते हैं। मगर ख़ास तौर पे आजकल तो साउथ अफ्रीका के पास 2 बेहतरीन स्पिनर्स हैं जिनको उनके बैलेंस जो होता है ना बॉलिंग का, उसके अंदर स्पिनर होना जरूरी है। और ये टेस्ट मैचेस के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और ये चीज़ आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो इतनी फतवात है उसमें स्पिनर्स का बड़ा जो है ना वो रोल है, अमल दखल है। तो वो जब अपने फास्ट पिचेस पर स्पिनर को रखते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? और हमारी डेफिनेटली फास्ट पिचेस उनके लेवल की नहीं होंगी। ऑल्दो हमारे जो क्यूरेटर है वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो बिल्कुल जावेद साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि आपने इन्हीं मैचेस में तो मौका देना है उनको, और इन्हीं में तो उनको आपको कॉन्फिडेंस देना। तो ये बड़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आती सेलेक्टर्स की। लेकिन अगेन मैं वही चीज कहूंगा, मैं दोबारा उस पर इतनी ज्यादा तंकीद भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि जो भी अरबाब अख्तियार हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उनकी नजर होनी चाहिए कि भाई यही मौका है कि हम उस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं। अब ये वही वाली बात है कि जिस तरह इब्रार को ले गए और वर्ल्ड कप में और एक मैच भी नहीं खिलाया, तो ये ज्यादतियां हैं और आप मौका किसी को दे ही नहीं रहे, और फिर आप उनको कैसे गेज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? तो भाई आपको ये मौका था कि आप एक फास्ट बॉलर कम कर लेते या एक बैट्समैन कम कर लेते, क्योंकि साइड मैचेस में अगर आप 5 बैट्समैन के साथ जाते हैं और 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं और एक विकेट कीपर बैट्समैन वैसे ही था आपके पास सरफराज,
तो काफी था और आपका बैलेंस बहुत जबरदस्त चले है। बैलेंस बहुत जबरदस्त था। नहीं मुलक साहब, बात इन्होंने सरफराज अहमद की भी कर दी है, तो आप समझते हैं कि 4 रोजा मैच में सरफराज को खिलाना, क्या आप चेक करना चाह रहे हैं सरफराज की फिटनेस या उनका टेम्परामेंट है कि वो 5 डे क्रिकेट के लिए कितने मौजू हैं? आप समझते हैं वहां पर तो साद बेग भी मौजूद थे जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत भी कर रहे हैं, विकेट कीपर बैटर हैं और बड़ा जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा भी करते हैं। आप साद बेग को मौका दे देते जब आपने मेन टीम के अंदर दोनों विकेट कीपर रखे, तो यहाँ जवाब नहीं बन रहा था कि 4 रोजा मैच में जो है सरफराज को खिलाया जाता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मुझे नहीं पता वो क्या चेक कर रहा है। सरफराज तो ऑलरेडी जब पाकिस्तान में अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो सीरीज हुई थी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके वो उतना परफॉर्म नहीं कर सका। जाहिर है वो पहला सर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच उसे मिला है और जो नाकिस परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हुए तो फिर शायद उनको मौका नहीं मिला, फिर आपने 4 रोजा मैच यहाँ खिला दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको आपने पर्थ में मैच खिलाया था और पर्थ में आपने अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस देख ली क्या थी। उसके बाद जब इजी विकेट आई, मतलब इजी विकेट तो वो भी नहीं थी क्योंकि मैच तो हम तीनों हार गए थे, जब अच्छी विकेट आई तो आपने रिजवान को मौका दे दिया। तो मतलब जाती तो ये है ना, या तो आप उसको पूरे 3 टेस्ट खिलाते फिर पता चल जाता, उसके बाद उसको कहते थैंक यू वेरी मच आप घर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। आपने उसको रिजवान को खिला दिया, रिजवान ने एक मैच में 80 रन भी किए। तो अब यहाँ पे आपने दोनों विकेट कीपर रखे हुए हैं, लेकिन अगर जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसमें, क्योंकि अब इंग्लैंड भी आएगी इसके बाद पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान की कंडीशन में क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान की विकेट जो होती है स्पिनर्स को हेल्प करती है। अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने तेज बॉलर्स में सारे आउट किए हैं, नया क्यूरेटर आया है ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें आप 2 विकेट कीपर्स मतलब रिजवान को एज ए बैट्समैन और सरफराज एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेल सकता है, क्योंकि जितने भी मिडिल ऑर्डर हैं उनमें सबसे अच्छी जो स्पिनर्स को खेलता है वो सरफराज खेलता है, तेज बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है पाकिस्तान। नहीं मतलब साहब, मेरा सिर्फ ये सवाल आपसे ज्यादा था इम्पोर्टेंट कि ये जो 4 रोजा मैच है बांग्लादेश ए के खिलाफ हम खेल रहे हैं, यहाँ जवाब नहीं बनता था सरफराज को खिलाना, आप साद बेग को मौका दे सकते हैं। यहाँ तो जवाब यहाँ तो सर सऊद शकील का भी जवाब नहीं बनता था, यहाँ तो नसीम शाह का भी नहीं बनता था। दे ऑलरेडी नहीं, नसीम शाह तो चले 13 से 14 माह बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आए हैं, उनको रिदम लाने के लिए आप खिला सकते थे। मीर हमजा को आप नहीं खिलाते यहाँ पर। मीर हमजा आपका मेन शाइन के साथ अटैक के तौर पर टीम के साथ मुंसलिक होगा, तो मीर हमजा को आप रोक लेते, यहाँ पर आप जो है नौजवान किसी बॉलर को और मौका दे सकते थे। बिल्कुल दे सकते थे और देना चाहिए था। यही तो टाइम होता है सर, यही टाइम होता है जब आपके पास कोई टीम टूरिंग टीम आती है, उसके पास आपके पास 1 या 2 मैच होते हैं, तो आप अपने यंग लड़कों को ट्राई करते हैं। आपने हुरैरा को क्यों नहीं ट्राई किया? हुरैरा को आपको मैच खिलाना चाहिए था ना। उसको आपने, क्योंकि उसको आपने खिलाना है, आपने तय कर लिया है कि हुरैरा खेलेगा टेस्ट टीम में, तो अभी आपने उसको रेस्ट करा दिया कि नहीं उसको टेस्ट नहीं खिलाना है। या अगर वो फेल हो गया तो फिर सब कहेंगे कि यार उसको हमने मौका दिया था, उसने रन नहीं की। बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं उसकी टैलेंट पे शक नहीं कर रहा, लेकिन आप मतलब पॉलिसी तो अपनी डबल पॉलिसी खेल रहे होते हैं ना। यहाँ आपने सरफराज को खिला दिया, यहाँ आपने कामरान गुलाम को भी खिला दिया। कामरान गुलाम को आप खिलाए ना, वो भी तो मिडिल ऑर्डर है ना, आपने उसको खिला दिया। अगर वो रन करेगा तो क्या आप उसे खिलाएंगे या हुरैरा को खिलाएंगे? तो मसला तो वही होता है ना। अभी यहाँ सरफराज अगर आउट हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल हटा देंगे ना, की तरह निकाल के कहेंगे। बिल्कुल इसी पे जावेद इकबाल भट्टी से भी पूछना चाहूंगा, जावेद साहब अगर सरफराज यहाँ नाकाम हो जाते हैं और जिस तरह नईमुल हक साहब कह रहे हैं कि वहां 2 विकेट कीपर खेल सकते हैं, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं सरफराज, होम कंडीशन है हमारे पास, और जिस तरह होम सीरीज के अंदर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने हासिल की भी, तो आप समझते हैं यहाँ पर तो उन्हें मौका मिलना चाहिए एज ए बैटर, एज ए विकेट कीपर के तौर पर। मोइन भाई देखिए, इससे पहले जब ये टीम अनाउंस हुई थी, पाकिस्तान की मैन टीम में भी सरफराज का नाम था और ए टीम में भी सरफराज का नाम था। मैंने उसी दिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, मैंने कहा ये बनता ही नहीं है कि सरफराज अहमद जो है आप उसको ए टीम में भी डाल रहे हो और मैन टीम में जब है तो आपको ज़रूरत क्या, जब आपके पास 7 बैग है भाई आप उसे चांस दे बच्चे को। मैं जिस सात बेग को खिला सकते थे, हसीबुल्लाह पाकिस्तान शाही से मुसलसल कर रहा था। आप नहीं चले, हसीब नहीं था, 7 तो था ना, उसको खिला देते हैं, मेहरान मुमताज को खिला देते हैं। ये देखें, ये वही सिस्टम चल रहा है। यानी आप मुत्तफिक हैं यहाँ पर नईमुल हक साहब की बात पर कि अगर सरफराज यहाँ नाकाम होते हैं तो वहां टेस्ट मैचेस में मोहम्मद रिजवान खेलते हुए दिखाई भाई मैंने आपको उसी दिन कहा था, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है जब इनका नाम डाला, और इनको जो खिलाया गया है वो इसीलिए खिलाया गया है
कि खुदा ना खास्ता, लेकिन एक खौफ है क्योंकि बांग्लादेश के बाद जो स्पिनर है ताजुल इस्लाम और मेहदी हसन, इन दोनों ने हाल ही में कुछ ही दिनों में 350 विकेट लिए इन दोनों स्पिनर्स ने। अब उनकी कारकर्दगी देखेंगे, क्यों खौफ तो उनको रहता है ना, पाकिस्तान टीम जो है इनकी मैनेजमेंट है खौफ में खेलती है। अगर उन्होंने यहाँ विकेट ले ली 4 रोजा मैच में तो सरफराज खेलेगा, क्योंकि किसने खेलना है उनको। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए इसमें सारी चीजें जो है ना सरफराज के खिलाफ जा रही है। सरफराज को खिला दिया, सब बगले बजा रहे हैं कि सरफराज खेल रहा है। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे सरफराज के हवाले से? मैं देखें ये सारी चीजें जो भी नईमुल हक साहब ने कही हैं और जावेद साहब ने कही हैं उनसे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये कि देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि सरफराज एक मजबूत तबीयत इंसान है, उसमें बड़ा रेजिलियंस है और मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि देखें अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि जहाँ पे हर कोई इनको बाय बाय करने के चक्कर में है। तो अब अगर यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दे जाते हैं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो ठीक है, मगर परफॉर्मेंस दे जाते हैं और बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो इनकी लिए अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि दोबारा वो टेस्ट क्रिकेट में आ जाए। और दूसरी बात यह कि मेरे हिसाब से तो रिजवान और सरफराज दोनों को खेलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ विकेट कीपर्स नहीं है, वो एक कैपेबल जो है ना प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स मतलब एक बेहतरीन प्रोज है जो इंटरनेशनल लेवल पे। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, आपके यंगस्टर्स हैं लेकिन जो एंजाइटी होती है ना इंटरनेशनल प्लेयर को, वो भले आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो वो फ्लॉप हो सकते हैं। ये खिलाड़ी वो है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मैं समझता हूं कि सरफराज अगर उसमें कोई कबात नहीं है, और देखें जब आप प्रोफेशनल कहलाते हैं तो फिर आपको, और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि वो ऑलरेडी दोनों टीम में थे, और फिर एक बात और बिल्कुल सही कही है जावेद साहब ने कि स्पिनर्स को भी इन्होंने चेक करना है कि कौन अच्छा खेल रहा है, और इस तरह उनकी बैटिंग लाइन जो है मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि बांग्लादेश को हल्का मत लें, क्योंकि ये इनके स्पिनर्स बहुत खतरनाक है और इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, एक दो शरफुल है और दूसरा है, वो भी ठीक ठाक स्पीड निकालते हैं। और ऐसा ना हो कि भले आप उसको फ्लूक समझे, लेकिन ये बहुत बड़ी मौकरी हो जाएगी सिलेक्शन कमेटी के लिए भी कि अगर हमसे कोई मैच निकल गया तो मैं समझता हूं कि आपको जो है बड़े मतलब ख्याल से खेलना होगा। और सरफराज के लिए अपॉर्चुनिटी है और वो अपने आप को मनवा ले और आ जाए। और मैं समझता हूं कि मेरे नजदीक टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनल में सरफराज और रिजवान दोनों होने चाहिए। बिल्कुल, इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि दोनों को होना चाहिए इस टीम के अंदर, सरफराज को एज ए विकेट कीपर और मोहम्मद रिजवान को एज ए बैटर टीम में शामिल जरूर होना चाहिए। और जिस तरह हमारे दोनों यहाँ पर तजिया निकाह और साथ साथ नईमुल हक साहब हमारे साथ। नईमुल हक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने हमें टाइम दिया और वीनस स्पोर्ट्स पे, और आपका बहुत ही कीमती वक्त हमने लिया, और साथ साथ क्योंकि जश्न आज़ादी थी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।